तो आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करेंगे, है ना। जो जेई वाला क्वेश्चन है वो हम लोग मंडे को लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं वेक्टर्स के जिसमें कि आज जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा यूज होगा। तो आज वाला कॉन्सेप्ट करके और उसके बाद फिर वो क्वेश्चंस उठाएंगे। तुम लोगों ने एच सी वर्मा कोशिश किया क्या, जो 18 क्वेश्चन मैंने बोले थे करने को? यस सर। बन गए क्वेश्चन सारे? सर थोड़ा बना है और थोड़े में कंफ्यूजन है। दो क्वेश्चन उसमें काफी अच्छा है, तो हम लोग वो दो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आज। उस वाले नीट वाले बैच में बच्चों ने पूछा भी था मेरे से वो दो क्वेश्चन, तो वो दो क्वेश्चन ऐसे भी उसमें अच्छे हैं। एक वो मॉस्किटो नेट वाला जो क्वेश्चन है, और दूसरा जो कैरम बोर्ड वाला क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन काफी अच्छा है उसका। तो वो दोनों क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। So motion with uniform velocity in a plane. So consider a point object moving in, तो प्लेन में बेसिकली अभी जो हम लोग पहले जो एक चैप्टर किए थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि वहां पे मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा था, मतलब एक ही डायमेंशन चेंज हो रहा था। मतलब या तो एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है होगा, या वाई एक्सिस चेंज होगा, या जेड एक्सिस, जिस भी इसमें मूव कर रहा है, जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, वही डायमेंशन बस चेंज होता है। यहाँ पे जब हम लोग मोशन इन प्लेन बात करते हैं तो दो डायमेंशन चेंज होंगे हमेशा। तो या तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट या वाई जेड कोऑर्डिनेट या एक्स जेड कोऑर्डिनेट डिपेंड करेगा कि किस प्लेन में मूव कर। तो अगर हम मोशन इन अ प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ पे जब हम दो कोऑर्डिनेट्स चेंज करने की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज करने की बात करते हैं इस एग्जांपल में जो यहाँ पे दिया हुआ है। So consider a point object in xy plane with a uniform velocity v. तो एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है xy प्लेन में, है ना। सपोज O is the origin of measuring time and position of the object. मान लो कि एक ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे था, और वो ओरिजिन से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा, suppose O is the origin for measuring time and position of the object. Let the object be at position A at time t1. मान लो वो ऑब्जेक्ट A पोजीशन पे था at t is equal to t1, ठीक है, एंड एट पोजीशन B at time t2. मान लो बाद में वो जो है ये B पोजीशन पे आ गया, कब? at time t is equal to t2, where OA is equal to r1 and OB is equal to r2. तो ये जो A का जो पोजीशन वेक्टर है वो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं r1 से, r1 वेक्टर से, और b का जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर r2 से। नाउ डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोगों को पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर, मान लो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ए से लेके बी तक एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, इनिशियल पोजीशन ए पे था, फाइनल पोजीशन बी पे है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी वेक्टर हो गया। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर मतलब ओ बी वेक्टर, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर मतलब ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आर टू वेक्टर से, और ओ ए वेक्टर को आर वन वेक्टर से, राइट।
और ये आता कहाँ से है डिस्प्लेसमेंट वाला जो चीज, देखो ये जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करें, सो लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द इंटरवल t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1 वाले इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट क्या है, a से लेके b तक एक ऑब्जेक्ट गया है, डिस्प्लेसमेंट ए बी हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स हमें पता है कि भाई ओ ए प्लस ए बी ओ बी के बराबर होता है। यहाँ ओ ए है ना, ओ से ए तक जाएंगे, फिर ए के टिप पे बी का टेल रखेंगे, ओ ए प्लस ए बी। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, पहले वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड तक जो ज्वाइन करेंगे वो हमारा दोनों वेक्टर का सम बताता है। मतलब ओ ए प्लस ए बी ओ बी के बराबर हो गया बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ओ ए को इस तरफ लेके आएंगे तो ए बी वेक्टर इज ओ बी माइनस ओ ए हो गया। ओ बी मेरा R2 वेक्टर है, ओ ए R1 वेक्टर है, तो ए बी इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, जो कि यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, है ना। सो इफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट्स ए एंड बी आर, ए पॉइंट का मान लो कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2, राइट। नाउ देन x1 जो r1 वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है a का, वो क्या होगा, x1i प्लस y1j, है ना। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, तो x1 माइनस 0 प्लस y1 माइनस 0, x1 माइनस 0 i प्लस y1 माइनस 0 j करेंगे तो x1 i और y1 j निकल के आएगा। उसी तरह पोजीशन वेक्टर जो R2 का है वो x2 i प्लस y2 j है। पोजीशन वेक्टर R1 का x1 i प्लस y1 j और R2 का x2 i प्लस y2 j। अब ये दो पोजीशन वेक्टर्स हैं हम लोगों के R2 और R1 के। अब अगर हम लोग को R2 माइनस R1 रिप्रेजेंट करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखो R2 माइनस R1 अगर हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करते हैं, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारा R2 माइनस R1। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x2i प्लस y2j माइनस x1i प्लस y1j। तो इसको क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, तो ये क्या होता है कि i कंपोनेंट को i कंपोनेंट के साथ लिख देंगे तो x2 माइनस x1i हो गया, और j को j के साथ लिख देंगे तो y2 माइनस y1j हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट किस टाइम इंटरवल में, t2 माइनस t1 वाले टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी है, जिसको R2 माइनस R1 लिख रहे हैं, वो क्या हो गया, x2 माइनस x1 का i प्लस y2 माइनस y1j। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर हम करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड ए बी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो i कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर है ये सबको? यस सर। सर अब हम लोग आते हैं वेलोसिटी वेक्टर पे, ठीक है। जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी हम लोग का क्या पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करते हैं, जैसे स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हमारा r2 माइनस r1 है और टाइम टेकन t2 माइनस t1। डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखें यहाँ पे r2 माइनस r1, यहाँ पे रिप्लेस कर लिया हमने r2 माइनस r1 से, डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। Since the object is moving with a uniform velocity, hence this value of velocity is the same for all values of t1 and t2. तो because ये all values between t1 and t2, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से a से b तक जा रहा है, तो a से b तक जाने के दौरान उसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रहेगा, है ना, क्योंकि वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग
मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस सब पढ़े थे, बाद में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे आए थे। तो आज जो हम लोग कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला पोर्शन का। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इक्वेशन अगर यहाँ पे हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे, तो जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता था, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, या डिस्टेंस ट्रेवल इज स्पीड इनटू टाइम करते थे। यहाँ पे बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर so displacement is equal to velocity into time। अब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग देख रहे हैं जो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर v इंटू टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, राइट। ए बी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, इज इक्वल टू v टाइम्स t2 माइनस t1। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। अब अगर r2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है फाइनल पोजीशन वेक्टर को, तो माइनस r1 इधर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन गया, r2 इज इक्वल टू r1 प्लस v टाइम्स t2 माइनस t1। सो मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। तो इसको अगर हम लोग ऐसे समझे, फाइनल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू initial position vector plus of velocity into time interval, है ना। कोई भी इक्वेशन को क्या मतलब है उसको पूरे तरह से समझना है। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। सो लेट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, so let us consider at time t is equal to 0 the object is at A where position vector with respect to O is r0 and x0 y0 are the coordinates of the point A। अब हम लोग कंसिडर करते हैं कि टाइम t is equal to 0 पे, t1 पे नहीं, इनिशियल टाइम t is equal to 0 पे ऑब्जेक्ट A पे था और उसका पोजीशन वेक्टर को r0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, r0 से, और उसको x0, y0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट ए हो गया, और इस पॉइंट ए का ये ओरिजिन हो गया 0,0। पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम लोग r0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, r0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये बेसिकली x0, y0 है, और ये किस टाइम पे, t इज इक्वल टू 0 पे, और t इज इक्वल टू t पे, मतलब t2 इज इक्वल टू t, ये t1 इज इक्वल टू 0 है, t2 इज इक्वल टू t पे ये ऑब्जेक्ट पहुंच गया b पे, उस समय जो पोजीशन वेक्टर है उसको r से रिप्रेजेंट कर, ठीक है। सो लेट द ऑब्जेक्ट गो टू पॉइंट b आफ्टर टाइम t whose position vector now is given as r। तो जो r2 लिख रहे थे वो r हो गया, r1 क्या हो गया, r1 हमारा r0 हो गया, तो r1 को r0 से रिप्लेस कर लेंगे, r2 को r से रिप्लेस कर लेंगे, t2 को t से और t1 को 0 से। तो r2 के जगह हम लोग लिखते हैं r, तो r इज इक्वल टू r1 के जगह r0 v टाइम्स t2 माइनस t1, मतलब t माइनस 0, तो विच इज इक्वल टू r0 प्लस vt। तो हमारे पास फाइनल पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर r0 प्लस वेलोसिटी वेक्टर v इंटू टी। So r is equal to final position vector r is equal to initial position vector r0 plus of velocity v into t, ठीक है।
ये हमारा इक्वेशन होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में, जब हमें वेलोसिटी पता है. So let Vx and Vy be the magnitude of the component of velocity V of the object along x-axis and y-axis. तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, xi r वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा xi प्लस yj, ठीक है. तो इसका जो कोऑर्डिनेट है b पॉइंट का ये हो गया x, y, इसका x0 y0 और इसका कोऑर्डिनेट 0, 0. तो xi प्लस yj इज इक्वल टू x0 i प्लस y0 j, r0 की जगह ये लिख लिया, प्लस vt. तो vt को क्या लिखेंगे vx प्लस vxi प्लस vyj t टाइम. इसको हम लोग लिख सकते हैं xi प्लस yj इज x0 प्लस vxt i कैप, है ना, i को i के साथ ले लिया, y0 प्लस vyt j कैप. इसको ऐसा करने से, ऐसा लिखने से क्या हुआ कि अब हम लोग x और y एक्सिस के लॉन्ग इसके पोजीशंस को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब दोनों के मोशन को सेपरेट कर सकते हैं. x मेरा क्या हो गया, दोनों तरफ i कंपोनेंट को इक्वेट कर लो, तो x0 प्लस vxt हो गया x, और y इज इक्वल टू y0 प्लस vyt. तो ये हमने क्या किया कि x को और y को, मतलब i कंपोनेंट और j कंपोनेंट दोनों तरफ इक्वेट कर लिया, तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया, x इज x0 प्लस vxt और y इज y0 प्लस vyt. तो एक इक्वेशन जब प्लेन में, जब मोशन प्लेन में होता है, तो इस पूरे चीज को जो हम लिखे हैं उसका मतलब ये निकलता है कि एक मोशन जब प्लेन में है उसको हम दो पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं. एक एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन है और जो वाई एक्सिस के अलोंग जो मोशन है, ये दोनों मोशन का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है. दे कैन मूव इंडिपेंडेंटली टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इंडिपेंडेंटली दोनों ऑब्जेक्ट एक्स और वाई एक्सिस के तरफ मूव करेगा. एक का मोशन दूसरे के मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा. तो मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चन को हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. कैसे? एक्स एक्सिस के अलोंग एक मोशन को सेपरेट कर लेंगे, वाई के अलोंग एक मोशन को सेपरेट कर लेंगे, दोनों के मोशन को अलग अलग सॉल्व करेंगे और अलग अलग वैल्यूज निकाल के फाइनल वैल्यू तक हम लोग पहुंचेंगे. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सेम चीज यहाँ पे बताया हुआ है. हम लोगों ने जो वेक्टर v है उसको vxi प्लस vyj लिखा. v का मैग्नीट्यूड रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर हो गया. जो हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है x0 i प्लस y0 j लिखेंगे r0 को, और r को हम फाइनल पोजीशन वेक्टर को xi प्लस yj लिखते हैं. तो जो हमारे पास इक्वेशन था वेक्टर r इज इक्वल टू r0 प्लस वेलोसिटी v इंटू टाइम इंटरवल t, तो इसको रिप्लेस कर लिया, r को रिप्लेस कर लिया xi प्लस yj से, ये वाला जो इक्वेशन दे रखा है. r0 को रिप्लेस कर लिया x0 i प्लस y0 j से, और जो वेलोसिटी v है उसको रिप्लेस कर लिया vxi प्लस vyj से. इसको सॉल्व किया तो x, अब जो i कंपोनेंट को i के साथ ले आएंगे, x0 प्लस vxt, t अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर लिया है i, और y0 को j कंपोनेंट को j कंपोनेंट से इक्वेट कर लिया, y0 प्लस vyt j. अब दोनों को i कंपोनेंट को i कंपोनेंट से इक्वेट किया और j को j से इक्वेट किया. तो इससे हमारा एक इक्वेशन आ गया x इज इक्वल टू x0 प्लस vxt, और दूसरा आ गया y इज इक्वल टू y0 प्लस vyt. So this equation is true only if the coefficients of I and j on both sides of this equation are separately equal. Hence, x is equal to x0 plus vxt and y is equal to y0 plus vyt. ये जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशन को सेपरेटली सॉल्व करके हम लोग जो भी अननोन होगा उसको निकाल सकते हैं. So from these two, from
sixth and seventh equation, we note that in two-dimensional motion with uniform velocity, each rectangular position coordinate depends upon time in exactly the same way as in one-dimensional motion with uniform velocity. तो देखो यही कह रहा है कि हम लोग ने क्या किया, इस टू डायमेंशनल मोशन को वन डायमेंशनल मोशन में कन्वर्ट कर लिया. वन डायमेंशनल मोशन में कन्वर्ट करके उसको सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं, है ना, जैसे कि वन डायमेंशनल मोशन में सॉल्व करते थे. और ये दोनों इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे पे, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा मोशन. क्लियर बच्चों? Yes, sir. नाउ इक्वेशन ऑफ पाथ अगर हम लोग को लिखना है, पाथ मतलब ये जो ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से प्लेन में, तो ये कौन सा पाथ लेगा, सर्कुलर पाथ लेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ लेगा, प्रोजेक्टाइल लेगा, क्या पाथ लेगा. इक्वेशन ऑफ पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री कहते हैं. पाथ मतलब ट्रेजेक्ट्री. ठीक है. सो जो पाथ लेता है एक ऑब्जेक्ट मूव करने समय, उसको हम लोग उसका ऑब्जेक्ट का ट्रेजेक्ट्री कहते हैं. So equation of path of the object moving with uniform velocity in two dimensions can be obtained by eliminating t from equation 6 and 7. हमारे पास सिक्स्थ वाला जो इक्वेशन है वो कह रहा है x is equal to x naught plus vxt और y is equal to y naught plus vyt. ये मेरा सिक्स्थ इक्वेशन था, ये सेवेंथ इक्वेशन. सिक्स्थ को सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी एक्स टी, या टाइम t इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई वी एक्स. ठीक है. तो ये जो आया वैल्यू टाइम का, इसको हम लोग उठा के डाल देते हैं इस सेकेंड इक्वेशन. तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी वाई इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन वी एक्स. सो इसको Vx को बाहर ले आओ तो हमारे पास जो इक्वेशन होगा दैट विल बी y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी वाई अपॉन वी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट. ठीक है. इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स इंटू एक्स प्लस ऑफ वाई नॉट माइनस Vy अपॉन Vx इंटू एक्स नॉट. अब ये जो पूरा क्वांटिटी है ये एक कांस्टेंट है, इसको c लिख सकते हैं और इस चीज को हम लोग मान लो m लिख लेते हैं. तो ये हो गया इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी. तो जब तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखोगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये दिस इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. तो ये vy बाई वी एक्स कॉन्स्टेंट है, उसी तरह y नॉट माइनस वी वाई बाई वी एक्स इंटू एक्स नॉट ये भी एक कांस्टेंट है. तो इस कांस्टेंट vy बाई वी एक्स को हम m से रिप्लेस कर देते हैं, y नॉट माइनस वी वाई बाई वी एक्स प्लस एक्स नॉट को इंटू एक्स नॉट को c से रिप्रेजेंट कर देते हैं. y इज इक्वल टू mx प्लस c हो गया. दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर c इज द कांस्टेंट एंड m इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन. सो m हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया. स्लोप का मतलब m का मतलब होता है tan थीटा. मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन, कोई अगर स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट, तो ये जो y इंटरसेप्ट है, जितना ये y एक्सिस पे कट करता है, ये तो हो गया c. और जो इसका जो एंगल है, ये मान लो थीटा है, तो tan थीटा तुम जो निकालोगे, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है वो थीटा हो गया. tan थीटा अगर निकालेंगे तो वो m के बराबर होगा. m क्या है, हमारा स्लोप है. सो m इज द स्लोप ऑफ द. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
अगर स्ट्रेट लाइन नहीं रहा तो इक्वेशन क्या बनेगा? अब बहुत सारा इक्वेशन होता है बेटा, देखो जिससे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना, तो तुम देखोगे एक इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह तुम देखोगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये जो है हम लोगों का एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो अलग अलग शेप को रिप्रेजेंट करता है। तो जो जब हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा कोई ऑब्जेक्ट, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करेगा। जब हम लोग अभी देखो करेंगे ना, जब कि ये मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तब तुम देखोगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, उसमें जो शेप आता है वो पैराबोलिक शेप आता है। इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे फेंका तो ये इस तरह से एक शेप लेता है, इस शेप को पैराबोला कहते हैं। और उसका जो इक्वेशन तुम देखोगे वो इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। ओके। सभी को क्लियर है ये सब इक्वेशन? Yes. बहुत ज्यादा नहीं घबराना है, ये सब धीरे धीरे और हम लोग करते रहेंगे तो वो इक्वेशन धीरे धीरे और क्लियर होता जाएगा कि अच्छा तुमको भी पता चल जाएगा। अभी तो मैथमेटिक्स में तुम कोऑर्डिनेट पढ़े नहीं हो, तो अभी ये सब चीज बिल्कुल नया लग रहा है। बाद में जब तुम कोऑर्डिनेट पढ़ लोगे तो यही सब छोटा बहुत आसान लगेगा, है ना। तो धीरे धीरे चीजें ग्रो करेंगे और तुमको समझ में आएगा। जो स्लोप होता है, जैसे यहाँ पे इस लाइन का स्लोप निकालना होगा, तो स्लोप क्या होगा, ये एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है उसका tan थीटा निकाल देंगे, है ना। सो tan थीटा इज इक्वल टू m हो जाएगा इसका स्लोप, ठीक है। और tan थीटा निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हैं, मान लो इसका कोऑर्डिनेट ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, x0 कॉमा y0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, मान लो x कॉमा y। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट BC है, तो ये जो डिस्टेंस BC का वैल्यू होगा, BC इज इक्वल टू ये y माइनस y0 कर देंगे इसको, और जो हमारा AC है ये x माइनस x0 हो जाएगा। हमें पता है भाई tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC होता है, मतलब y माइनस y0 से x माइनस x0 को सब डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो इससे हम लोग को स्लोप पता चल जाता है इस इक्वेशन में। अब देखो अब क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय r इज इक्वल टू 3ti माइनस 2t स्क्वायर j। तो हम लोग को पोजीशन दे रखा है एक पार्टिकल का 3ti minus 2t square j, where t is in seconds and the coefficients have the proper unit for r to be in meter। टाइम सेकंड्स में है और उससे जो r आता है वो मीटर में आता है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एट t is equal to 2 seconds। तो देखो एट t is equal to 2 seconds अगर हम लोग देखते हैं तो t के जगह 2 पुट कर देंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 i माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर j हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 6i माइनस 8j हो गया। ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। तो मान लो पोजीशन वेक्टर है 6i माइनस 8j, मतलब कि i कंपोनेंट पॉजिटिव है और j कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव है। मान लो कोई पोजीशन यहाँ पे है एक ऑब्जेक्ट, ये O हो गया,
ये हमारा वेक्टर आर हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 6, -8 है, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0। क्लियर है बच्चों? अब इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप बना कर देंगे। डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओ ए का जो लेंथ ये निकालना है। तो हम लोगों को पता है कि मैग्नीट्यूड जब निकालना होगा, डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू √6² प्लस -8 का होल स्क्वायर, 36 प्लस 64 is equal to √100. So this is equal to 10 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से? 10 मीटर हो जाएगा। और सेकेंड पार्ट आपको कह रहा है एंगल निकालिए, एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है हमारा, इसका एक्स एक्सिस से एंगल, ये थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है ए बी, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय ओ बी। ए बी है हमारा ये जो लेंथ है ना, ये हो गया 8, और जो बेस है ये 6 हो गया। tan थीटा इज 8/6, राइट, विच इज इक्वल टू 4/3। tan थीटा अगर 4/3 है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3, राइट। सो tan थीटा 4/3 है। ये हम लोगों को पता है कि 4/3 कब होता है tan थीटा? जब ये 53 डिग्री होता है। थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। कल हम लोग जो टेबल लिख रहे थे 37 डिग्री 53 डिग्री पे, तो ये उससे निकल के आएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। इसको जो आज मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी तुम लोगों को भेजा था, है ना, कल रात में, उसको कैसे करते हैं ये भी मैं बताऊंगा अभी। कि भाई अगर हमारे पास tan थीटा 4/3 है, मतलब 1.33 बार है, बेसिकली 1.3 पे बार, राइट। तो इसका अगर हम लोग वैल्यू देखेंगे, कैसे देखेंगे, तो वो देखो, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। अब देखो हम लोग को ये जो ढूंढना है इसमें, ये देखो ये tan थीटा का इस तरह से तुमको टेबल मिलेगा। नेचुरल टेंजेंट्स ऊपर लिखा होगा, मतलब अलग अलग टेबल्स हैं। साइन का टेबल है, फिर कोसाइन का टेबल है, फिर टेंजेंट का टेबल है। तो जो टेंजेंट वाला टेबल है वो 0 से 45 डिग्री इधर है, और नेक्स्ट वाले पे, ठीक है, यहाँ पे देखो ये हम लोग का उसके ऊपर वाला जो वैल्यूज है। अब हम लोग वन 1.33 ढूंढना है हम लोगों को, ठीक है, tan के टेबल में। यहाँ देखो 1.3270, और ये क्या है 1.3319। तो 3270 और 3319 के बीच में 1.33 है, ठीक है। 3333 कंटिन्यू करता है, तो 1.3319 मान लो। हम लोग इस पॉइंट को ले लेते, देखो 1 पॉइंट लिखा है ना, 1.3270 दिख रहा है आप लोग को। तो ये हो गया 1.3319। तो ये एंगल कितना हो गया 53 डिग्री, और साथ में ये एक्स्ट्रा क्या हो गया 6 मिनट्स। तो ये टोटल एंगल अगर हम लोग निकालेंगे एग्जैक्ट, तो ये निकलेगा 53 डिग्री 6 मिनट। क्लियर है?
तो 53 वाले रो में कौन सा मिनट वाला है जो सबसे पास है, उसको लेके चलते हैं। यही अगर हम लोग को वैल्यू दिया होता, मान लो tan थीटा इज इक्वल टू 2.07, अब हमें थीटा निकालना होता है। हम लोग नीचे आएंगे, ये देखो 2.0503 यहाँ है, 2.05094, 0686, 2.0778, तो 2.0778 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 64 डिग्री लेंगे और मिनट कितना लेंगे, 18 मिनट्स लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 64 डिग्री और 18 मिनट्स। क्लियर है बच्चों? यस सर। सर एक बार साइन और कॉस वाला बता दीजिए ना। हाँ, वो वाला भी बता रहे। ये समझ में आ गया ना? अब हम लोग चलते हैं साइन कॉस पे। तुम एक वैल्यू बताओ कोई। कौन से साइन का निकालें ईशान, बताओ। साइन थीटा का वैल्यू बताओ कोई सा। मान लो हम लोग को, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में साइन थीटा इज इक्वल टू, सॉल्व करके आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 0.58 लेट्स, ठीक है। तो साइन थीटा 0.58 करेंगे, तो इसको पहले नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ पे देखो 573658505807, ये सबसे पास वाला वैल्यू है 58 के, है ना। 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, देखो 0.5736, 57.5750, 5764, 5779, है ना, 5793 और 5807। तो ये कितना डिग्री हुआ, 35 डिग्री हुआ। और मिनट्स कितने हो गए, अगर इसी को हम लोग नीचे लेके आएंगे, तो मिनट्स में 35 डिग्री में 30 मिनट्स हो गए। 35 डिग्री 30 मिनट्स में हम लोग को ये वैल्यू आ गया। तो इसका जो साइन थीटा का वैल्यू होगा, थीटा का वैल्यू इज इक्वल टू 35 डिग्री और कितना मिनट्स था, 36 मिनट्स था ना, 36 मिनट। ये 0 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 मिनट्स, 12 मिनट्स, 18, 24, 30 मिनट्स था। 35 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट के बाद 36 मिनट, 42 मिनट, 48 मिनट, 54 मिनट। और ये जो मीन डिफरेंसेस होता है, ये उसका भी और पास वाला वैल्यू निकालने के लिए, मान लो 5809 था या तुम्हारा 5793, एग्जैक्ट हम चाहते हैं कि 0.58 करें। 5793 में कितना ऐड करेंगे तो 58 आ जाएगा। सो बेसिकली 7 ऐड करेंगे, तो 5793 में 7 ऐड करेंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, 5800 हो गया। तो 7 ऐड करने के लिए ये मीन डिफरेंस है बेसिकली। तो ये हमारा 24 मिनट्स है, मतलब 35 डिग्री 24 मिनट्स, और उसमें मीन डिफरेंस वाला चीज को हम लोग ऐड कर देंगे। मतलब ये तीसरा वाला रो है, मीन डिफरेंस क्या है, 3 है ना। ये जो वैल्यू है, ये मीन डिफरेंस 3 का वैल्यू है। तो 24 मिनट में 3 मिनट और ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 35 डिग्री 27 मिनट, प्रिसाइज वैल्यू देगा तुमको। क्लियर है? ईशान आगे यस सर, आ गया समझ में। तो इसी तरह ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तुम लोग अपने पास रख के यूज कर सकते हो जब तुम्हें कैलकुलेटर नहीं, एक्चुअली देखो कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं रहता है एग्जाम में ना, तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स देते हैं कभी कभी। वैसे एग्जाम में कभी भी जब आएगा वैल्यूज,
तो तुमको वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि तुमको ये सब वैल्यूज, मतलब तुमको फॉर्मेट यही फॉर्म में आंसर दिया होगा tan इनवर्स 4/3, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं, वो तुम्हारा कैलकुलेशन नहीं चेक करना चाहते। जो आईआईटी का एग्जाम होगा या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्जाम होगा, उसमें जो ऑप्शंस होंगे वो ऑप्शंस ऐसे होंगे कि जिसमें सॉल्व करने की जरूरत ऐसी नहीं पड़ेगी या टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट सेफर साइड तुम लोग को टेबल देखने आना चाहिए, इसीलिए वो बताया। नेक्स्ट पे चले। यस सर, आज टेस्ट लेने वाले थे ना हम लोग का। नहीं, उसमें मैंने बताया ना, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ये वाले भी यूज हो रहे हैं जो आज पढ़ा रहे हैं। मंडे को तुम लोग को टेस्ट नहीं, मतलब बेसिकली कुछ क्वेश्चंस देंगे आईआईटी वाला करने के लिए, ठीक है। The position of a particle is given by r is equal to 2ti plus t square j, where t is in seconds and the coefficients have the proper units for r to be in minutes. Find. तो अब अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में देखो, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो दे रखा है 2ti plus t square j, t is in seconds and coefficient have the proper units for r to be in meters. So, अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स निकालते हैं। फर्स्ट 3 सेकेंड मतलब पहले तो इनिशियल जो वेक्टर निकालोगे, जो r0 निकालते हो एट t इज इक्वल टू 0, तो इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे r0 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0i प्लस 0 स्क्वायर j। तो इसको हम लोग 0 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब 0i प्लस 0j। उसके बाद एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, तो हमारा r वेक्टर है, सो दिस इज 2 इंटू 3i प्लस 3 स्क्वायर j। सो r वेक्टर इज इक्वल टू 6i प्लस 9j, ठीक है। सो r वेक्टर इज 6i प्लस 9j। फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is r minus r0 वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, मतलब 6i प्लस 9j माइनस 0i प्लस 0j। सो ये सिंपली 6i प्लस 9j हो जाएगा। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड निकल गया, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो मान लीजिए ये ए बी वेक्टर है, हमें ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, r माइनस r0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 36 प्लस 81, रूट 117 हो गया। तीसरा जो पार्ट है, इसमें कह रहा है एंगल मेड बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ एक्स एक्सिस। सो अब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से वो निकालना है। ये 6i प्लस 9j है, तो इसको अगर तुम समझो, रफ डायग्राम बना के हमेशा विजुलाइज करना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है 6,9, तो ये वेक्टर हमारा 6i प्लस 9j। तो हमें निकालना है बेसिकली ये एंगल जो कि ये बना रहा है। तो ये 9 हो गया और ये 6 हो गया,
तो इससे आ जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू 9/6. So 3 3s are 3 2s are. So which is 1.5. So theta is equal to tan inverse of 1.5. क्लियर है बच्चों? यस सर. इसको वैल्यू को अगर हम लोग चेक करना चाहें तो भी चेक कर किया जा सकता है. 1.5 वाला वैल्यू देखना है तो देखो 1.4826 है, 504994 ये हो गया, और 4994 में 10 अगर ऐड कर दोगे तो 5004 हो गया. तो ये बेसिकली 56 डिग्री और ये 18 मिनट्स और साथ में ये 1 मीन डिफरेंस कर लो तो बेसिकली तुम्हारा 56 डिग्री 19 मिनट्स हो जाएगा. सो थीटा इज इक्वल टू 56 डिग्री 19 मिनट्स. ठीक है ना. 18 मिनट में 1 मिनट और ऐड कर देंगे, ये 56 डिग्री वाला. क्लियर है बच्चों? क्लियर है सभी को? यस सर. यस सर. लिख लिया आप लोगों ने? यस सर. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है. एवरेज वेलोसिटी हम लोग को पता है, जैसे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन है. एवरेज वेलोसिटी नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन. सो average velocity is equal to total displacement by total time taken. So ये हमारा average velocity हो गया. So the position of a particle is given by r is equal to, so जो position है r is equal to ti minus root tj. Right? Position of a particle is given as ti minus root tj, where t is in second and the coefficient have proper units for r to be in minutes. In first 4 seconds find average velocity of the particle. So हमें first 4 second में average velocity, magnitude of average velocity और angle made by average velocity with x-axis, ये तीन चीज निकालना है. So average velocity के लिए net displacement हम लोग को फर्स्ट 4 सेकेंड्स में निकालना है. तो मान लो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा r0 हो गया इनिशियल. t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे ये 0i माइनस रूट 0, वो 0j ही हो गया. उसके बाद t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स में बात करेंगे. सो वेक्टर r इज इक्वल टू 4i minus root 4j. So vector r is equal to 4i minus 2j. रूट 4 क्या होता है? 2 होता है. So ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड. अब आपको कह रहा है एवरेज वेलोसिटी. सो v एवरेज जो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है, नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? r माइनस r0 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. r माइनस r0 का मतलब 4i माइनस 2j माइनस 0i प्लस 0j
और टाइम कितना हो रहा है, 4 हो रहा है. सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी is equal to 4i minus 2j by 4. So this is I minus 1 by 2j या I minus 0.5j. ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया. अब हमें कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकालो. सो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें, v एवरेज का मैग्नीट्यूड √1² प्लस माइनस 0.5 का स्क्वायर. So this is equal to 1.25 √1.25 हो गया एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. एंगल मेड अब निकालना है. सो tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स होता है. y है माइनस 0.5 बाय x1. तो बिकॉज विथ एक्स एक्सिस बोला है, कोई ये नहीं बोला है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकालने, तो हम लोग बस 0.5 बाय 1 कर देंगे, क्योंकि 1 माइनस 0.5j का मतलब x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है. तो ये कुछ वेक्टर है, मान लो एवरेज वेलोसिटी ये है 0.5 और ये है 1. हम लोग को ये थीटा निकालना है, tan थीटा 0.5 बाय 1 विच इज इक्वल टू 1 बाय 2 या 0.5 ही रहने दो. सो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, tan इनवर्स ऑफ 0.5. तो ये हमारा वैल्यू होगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. अब देखो, यही दो क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे जो एससी वर्मा के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, जो काफी अच्छा माना जाता है. तो इन दोनों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को करते हैं, बहुत चीज सीखने के लिए मिलेगा यहाँ पे. सो कैरम बोर्ड 4 फीट बाय 4 फीट स्क्वायर हैज अ क्वीन एट द सेंटर. तो देखो हमारे पास एक कैरम बोर्ड है, तो ये स्क्वायर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कैरम बोर्ड को. ठीक है. अब कह रहा है इट इज 4 फीट बाय 4 फीट, मतलब ये भी 4 फीट, ये भी 4 फीट. हैज द क्वीन एट द सेंटर, यहाँ पे सेंटर पे क्वीन है, राइट. द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव्स टू द फ्रंट एज, रीबाउंड्स एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन. तो ये वाला स्ट्राइकिंग लाइन था जहां से कर रहे हैं, और इस होल में ये रीबाउंड करके जा रहा है. मतलब ये पहले इधर आएगा और इधर आने के बाद ये इस डायरेक्शन में जाएगा. तो बेसिकली पहले यहां आया, यहां आने के बाद रीबाउंड किया, रीबाउंड करके यहां पहुंच. ठीक. अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देंगे और समझते हैं पहले कि क्या पूछ रहा है. ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट ऐसे कंसिडर करते हैं. यहां पर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर,
ये जो एंगल होगा थीटा और ये एंगल थीटा, ये दोनों सेम होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे रिबाउंड कर रहा है इसीलिए, ठीक है, और ये इधर आके जाएगा. अब कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज. इस सेंटर पे मान लेते हैं हम लोग कि हमारा जो y एक्सिस है इसके अलोंग है और जो x एक्सिस है इसके अलोंग. ये हमारा ओरिजिन हो गया 0,0. अब समझो थोड़ा सा, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, मान लो ये पॉइंट O है, ये A है, B हो गया, C हो गया, ये पॉइंट D हो गया और ये E हो गया. तो पहले ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, ABC. तो देखो ये जो लेंथ है ये मिड पॉइंट से ऊपर गया जितना उतना ही ये नीचे. तो AB और D बराबर है, AB इज इक्वल टू D. उसके अलावा ये एंगल बराबर, सॉरी ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और उसके अलावा ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो बेसिकली क्या है, ट्राइंगल ABC जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EDC से, है ना? क्लियर है बच्चों? तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल टू DC बाय CPCT. सिमिलरली ये जो दोनों ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल और ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा. क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, ये कॉमन है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये 90-90 है, ASA से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. तो हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABO. तो इससे हमारा फिर से OB इज इक्वल टू BC आ जाएगा फिर CPCT से. तो अब हमारा BC DC के बराबर है, OB BC के बराबर है, राइट. तो इन दोनों को अगर इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास तीनों इक्वल हो गए, मतलब OB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC हो गया, और दिस इज इक्वल टू OD डिवाइडेड बाय 3. पूरा जो डिस्टेंस OD है इसको तुम 3 पार्ट में ब्रेक कर दे रहे हो, मतलब OD बाय 3. OD है हमारा 2 फीट, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 फीट, 2/3 फीट हो गया. क्लियर है सबको? क्लियर है बच्चों? यस सर, क्लियर है. तो इसका A पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 2/3 और y कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि ये जो यहाँ से जो हाइट होगा वो 2 है ना. टोटल 4 फीट है, सेंटर पे है तो हाइट 2 हो गया, और x कोऑर्डिनेट 2/3 हो गया. उसी तरह ये E पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो E पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x हो जाएगा 2 और y हो जाएगा -2. ठीक है, हम लोग को पहले ए पार्ट में निकालना है सेंटर टू द फ्रंट एज, ये OA का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो जो OA वेक्टर है दिस इज इक्वल टू 2/3 माइनस 0 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j, मतलब 2 माइनस 0 j. तो OA वेक्टर हो गया 2/3 i प्लस 2j. ये OA वेक्टर है हमारा. OA वेक्टर निकल गया, हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4/9 प्लस 4. सो दिस इज 9 4 36 प्लस 4, 40/9 का स्क्वायर रूट. इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10/9 का स्क्वायर रूट. तो बेसिकली 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3, 2/3 रूट 10 हो गया. ये हो गया OA का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट पार्ट. ठीक है, सेकेंड पार्ट A पार्ट हो गया है. B पार्ट में कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट एज टू द होल,
फ्रॉम फ्रंट एज टू द होल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना, मतलब आपको निकालना है ए वेक्टर बी पार्ट में। ए वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ई क्या है, -2, और ए का बेसिकली ये 2, -2 है, ये 2/3, 2 है। तो अगर हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से माइनस करें, 2 - 2/3i प्लस -2 - 2j. So this is 3 2s are 6 - 2, 4/3i -4j. अब हमें ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा, so this is equal to 4/3 का स्क्वायर प्लस ऑफ -4 का स्क्वायर. So this is 16/9 plus 16. अब 16 9 का 144 और 160 रूट अंडर 160/9 हो गया. तो इससे हमारा वैल्यू आ गया ए का 4/3√10. ये बी पार्ट हो गया. सी पार्ट आपको कह रहा है फ्रॉम द सेंटर टू द होल, सेंटर से होल का निकालना है. तो बेसिकली तुम लोग हमें बीई वेक्टर निकालना है. तो बीई वेक्टर हो गया हमारा 2 - 0 i plus of -2 - 0j. So this is 2i -2j. बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, दिस इज √2 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर. सो 4 4 + 4 8 हो गया. दिस इज इक्वल टू 2√2. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं. ये भी एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, 3 डायमेंशन में हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन के लिए. मॉस्किटो नेट ओवर a 7 feet by 4 feet bed is 3 feet high. The net has a hole at one corner of the bed through which a mosquito enters the net. It flies and sits at the diagonally opposite upper corner of the net. Find the magnitude of the displacement of the mosquito. Taking the hole as the origin, the length of the bed as x-axis, its width as y-axis, and vertically up as z-axis. Write the components of the displacement vector. So, अब हमारा ये बेड है, लेट्स से XY प्लेन पे.
ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने मॉस्किटो नेट एक लगाया हुआ है। ठीक है, कह रहा है इस एंड से एक मॉस्किटो, यहाँ पे होल है ओरिजिन पे, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। कह रहा है इन्होंने, कहा है इन्होंने टेक द होल एज द ओरिजिन, मतलब ये जो होल है, जहां पे होल है उसको ओरिजिन ले लेंगे, 0,0,0 ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ द बेड एज एक्स एक्सिस, तो ये मेरा लेंथ ऑफ द बेड हो गया, राइट, तो ये इसको एक्स एक्सिस ले लिया। ठीक है, और लेंथ और विड्थ जो बेड का है 7 फीट बाय 4 फीट, मतलब ये 7 फीट हो गया और इधर ये 4 फीट हो गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे, बिकॉज ये एक्स एक्सिस के अलोंग बस आया है, वाई और जेड इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7,0,0। ठीक है, मॉस्किटो को उड़ के यहां पर से यहां आना है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर। ठीक है, सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं पहले। ये 7,0,0, यहाँ पे जब y एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो उसमें x और z चेंज नहीं करेगा, बस y चेंज करेगा, ये हो जाएगा 0,4,0। उसके बाद जब हम लोग z एक्सिस पे ऊपर जाते हैं तो यहाँ x और y 0 रहेगा, z बस चेंज करेगा, मतलब 0,0, हाइट कितना है 3 फीट हाई है, तो ये 3 हो। ये तीनों कोऑर्डिनेट सबको समझ में आया? यस सर। अब हम लोग जो है यहाँ 7, जो x पे 7 है और फिर y के तरफ 4 चले गए, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7,4, बिकॉज z यहाँ पे अभी भी नहीं आया, तो 7,4,0 हो गया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब जब हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे y 4 हो गया और z जो है 3 हो गया, तो y और z बस होगा, x 0 होगा, 0,4,3। इस पॉइंट पे आएंगे तो x 7 हो गया और उसके बाद z 3 हो गया, तो y 0 हो जाएगा, 7,0,3। और जब इस पॉइंट पे आएंगे तो x y दोनों हुआ और z, x और z हो गया, मतलब इधर x आए पहले, फिर y आए और y के बाद ऊपर z चले गए, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 7,4,3। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? यस Yes. बस अब क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन अब सॉल्व कर लेंगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉस्किटो, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है, तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो OA वेक्टर है ये लिख लो। OA वेक्टर क्या हो गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 0i प्लस 4 माइनस 0j प्लस 3 माइनस 0k। सो जो OA वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये हो गया हमारा 7i प्लस 4j प्लस 3k। दिस इज 7i प्लस 4j प्लस 3k, ये OA वेक्टर हो गया। ठीक है, सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। टेकिंग द होल एज द ओरिजिन, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, OA का मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 49 प्लस 16 प्लस 9, तो 49 प्लस 16 रूट 74 हो गया। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है रूट 74 है,
उसके बाद आपको कह रहा है कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो कंपोनेंट क्या क्या हो जाएगा, x component 7, 4, 3, these are the components of displacement vector. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो ये दोनों काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है एच.सी. वर्मा का, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन अब तुम लोग कर लिए हो, तो बाकी जो क्वेश्चन 18 हैं, है ना, वो जो रह गए वो सारे तुम लोग प्लीज खत्म कर लेना, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो मंडे को फिर मेरे से पूछ लेना, ओके। Okay, sir. ओके सर। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे और इसके आगे हम लोग मंडे को करेंगे, ठीक है।